हम्म, हम्म। तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है हम लोग का जो कि भारतीय संविधान की क्लास चल रहा है और आज हम लोग का जो कि 13वां क्लास। तो कल के बारे में हम लोग कल के क्लास में आपको हम 3 भाग तक पढ़ा दिए थे, प्रथम और दूसरा तीसरा। तीसरा में आपको जब मौलिक अधिकार पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि कल हम लोग आर्टिकल यानी कुछ ऊपरे जहाँ पे हम लोग पढ़े थे, आज हम लोग मौलिक अधिकार को थोड़ा डीप में पढ़ लेंगे। ये समझ क्या है कि देखिए, जीवन में संविधान में जिस देश में रह रहे हैं उस देश का संविधान जो है, जो आप किस कानून के अंतर्गत है, आपको जो आप घूम रहे हैं फिर रहे हैं, बोल चाल रहे हैं, कदम आ रहे हैं जा रहे हैं, आप किस कानून के अंतर्गत है, आपको कौन कानून आपके ये अधिकार दे रहा है, तो इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, आप कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो एग्जाम की तैयारी करे या ना करे, इनको ये अधिकार मालूम होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो है कि आपका मौलिक अधिकार यानी मौलिक कर्तव्य, दो चीज़ आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप भारत देश के निवासी है तो, नहीं तो फिर आपको जीवन में हर एक लोग कहता है ना कि जी हजूरी करना पड़ जाएगा। और खास करके तो अभी की डेट में स्टूडेंट लोग हैं, चाहे जितने भी बच्चे लोग हैं, इनको भी ये होना चाहिए। अब जिनको जीवन बीत गया है तब तो चले गए, ठीक है, अब उनके कुछ दिन की और जिंदगी है, बाकी जिसका भी जिंदगी शुरुआत हो रहा है इनको तो पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसा कि आप देखिए कि हम लोग का भारतीय संविधान की क्लास है और हम लोग 13वां क्लास है, और हम लोग क्या मौलिक अधिकार को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार को तो पहला जब देखिएगा समानता का या समानता का अधिकार, जो कि आपको 14 से लेके 18 आर्टिकल तक आपको देखने को मिलेगा। क्या समानता का अधिकार आपको 14 से लेके 18 तक देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 14 में लिखा है, माने आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता। क्या विधि के समक्ष समानता है, ठीक है, यानी कानून के समक्ष समानता। जो कि किसी भी राज्य हो, अगर कोई कानून बना रहा है या भारत सरकार बना रहा है तो वहाँ के समस्त नागरिकों के लिए एक समान होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, समस्त नागरिकों के लिए एक समान होना चाहिए, न कि हाँ ब्राह्मण के लिए अलग हो, क्षत्रिय के लिए अलग हो, वैश्य के लिए अलग हो, शूद्र के लिए अलग हो, मुस्लिम के लिए अलग हो, हिंदू के लिए अलग हो, सिख के लिए अलग हो, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैं आर्टिकल जब 14 देखिएगा इसमें लिखा है कि विधि के समक्ष आपका समानता होना चाहिए, यानी कोई भी जाति, कोई भी मजहब, कोई भी धर्म का होइए, कोई भी लिंग का होइए, फर्क नहीं पड़ता है। आप सभी पर वही कानून लागू होगा, जो हम पर होगा वही आप पर भी होगा, वही उन पर भी हो वो उन पर भी होगा। ठीक है बाबू। यानी विधि मतलब कानून होता है, हाँ? तो विधि के समक्ष समानता यानी आप सभी को जो भी कानून बनेगा आप सब पर, हम सब पर क्या है, बराबर लागू होगा। इसका आप देखिएगा कि आर्टिकल 15, ठीक है, इसमें बताया कि आप धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है, क्या क्या धर्म, जाति, लिंग, देखिए वंश कर लीजिए, इस सब पर आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब मान लीजिए आप किसी भी सरकारी पद में, चाहे परीक्षा में, चाहे जो कुछ आप करना चाह रहे हैं, तो आपको इस चीज़ पर आपको भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि आप मुसलमान धर्म से हो, हिंदू धर्म से, सिख धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से है, इस देखिए आजीवक संप्रदाय से, तो ये सब क्या है, आपको भेदभाव नहीं हो सकता। नस्ल, ठीक है, कि आप किस नस्ल के हो तो उस पर भी भेदभाव नहीं होगा। जाति, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, इसके बाद आप चमार हो, दुसाध हो, कुर्मी हो, ब्राह्मण हो, बड़ई हो, तेली हो, इस कोई पर आपको भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लिंग में आप देखिएगा, आप महिला है, पुरुष है, चाहे आप कह लीजिए कि क्या है वो, उनको क्या बोला जाता है, जो कि किन्नर उन्नर, तो इस आधार पर आपको किसी पद पर आपको या परीक्षा में, चाहे कोई भी ऐसे कार्य में आपको भेदभाव नहीं किया जा सकता है। या जन्म स्थान पर, जैसे कि कोई कहता है कि हमको पहाड़ी इलाके में जन्म हुआ है, कोई कहता है कि हमको समतल ज़मीन पर हुआ है, कौन कहता है शहर में, कौन को हॉस्पिटल में, तो इस सब कुछ पर आपको भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप सिर्फ भारत के हैं तो भारत के नागरिक हैं, और आपका जितना अधिकार हमको इस पद पर है उतना ही अधिकार आपको भी है। जिस प्रक्रिया के द्वारा हम अगर यहाँ बैठेंगे उसी प्रक्रिया के द्वारा आपको भी
बैठना होगा, ठीक है। तो आपको जन्म, धर्म, लिंग इस सब कुछ पर आपको भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो किस में कहा गया है, तो आर्टिकल जो कि 15 में है, इसका आप देखिएगा आर्टिकल 16, ठीक है, इसमें लोक नियोजन विषय के अवसर पर है, लोक नियोजन विषय के अवसर पर है, ठीक है। क्या, रुको, ठीक है। अब नहीं होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, हम लोग कभी पर थे, लोक नियोजन विषय पर। मान लीजिए कि आप किसी भी राज्य के पद पर है, तो आपको बताएं कि सबके लिए क्या है, समक्ष समानता होनी चाहिए। और उसका बाद देखिए, राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन एवं नियुक्ति संबंधित विषयों पर सभी नागरिकों की अवसर समानता होगी, ठीक है, वही बात है। इसके बाद आप देखिएगा सिर्फ इसमें किसको छोड़कर, एससी और एसटी को छोड़ के, बाकी जो सबके लिए इसमें समानता, एससी और एसटी की थोड़ा छूट मिलता है अलग, ठीक है। क्या कि उनका समाज में बहुत कम पढ़े लिखे व्यक्ति उनका उस समुदाय से आते हैं, और उनका पहुंच भी बहुत कम रहता है, ठीक है। तो इसलिए उनको थोड़ा छूट बेसी मिल जाता है। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि 17 में है, आप देखिएगा आर्टिकल 17 में आपको अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। आर्टिकल जो 17 है, आपको अस्पृश्यता का अंत का मतलब होता है आपको छुआछूत से आपको नहीं करना है। आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते कि हाँ वो चमार है उसके साथ मत बैठो छुआ जाएगा, डोम है उसके साथ मत खाओ छुआ जाएगा, ये सब कुछ भेदभाव नहीं हो सकता है, ठीक है। मैंने इसमें छुआछूत का अंत है 17 में, ठीक है। आर्टिकल के 17 में आपको छुआछूत का खत्म, ठीक है। उसका देखिएगा, देखिए आर्टिकल 18 में इनमें है उपाधियों का अंत है। क्या उपाधियों का अंत का मतलब, आप देखिए कि सेना में, सेना के और विधा के अलावा आप किसी भी उपाधि को धारण नहीं कर सकते, ठीक है। आप किसी भी उपाधि को धारण नहीं कर सकते। जैसे कि पहले लोग राजा महाराजा थे, तो चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य कुछ कुछ धारण कर लेता था ना, तो आप इस समय वो सब धारण आप नहीं कर सकते। सिर्फ सेना में है तो आपको मेजर कर्नल ये सब जनरल ये सब का आप अति कर सकते हैं, ठीक है। हाँ छोट मोट पद है उसको आप अपने से रख सकते हैं, लेकिन विदेशी जो कि उपाधियाँ आप बिना राष्ट्रपति की अनुमति से नहीं ले सकते, ठीक है। विदेशी उपाधियाँ आप बिना हमारे देश के जो कि राष्ट्रपति हैं उनके अनुमति के बिना आप नहीं ले सकते हैं। अगर वो बोल दे कि हाँ अगर आप ले लें, उनकी इजाज़त आज्ञा मिल गया तो आप ले सकते हैं, न अन्यथा आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और ऐसा कोई उपाधि आप धारण नहीं करेंगे चाहे नहीं देंगे किसी को जो देश का अहित में हो, ठीक है, अच्छा देश के विधि या कानून के खिलाफ हो। बात न समझ रहा, मैंने ऐसी कोई उपाधि आपको गलत सलत नहीं धरनी है। हाँ सेना में है तो आपको मेजर जनरल कर्नल इस सब का आप धर सकते हैं ना। तो उसके बाद देखिए, और आर्टिकल अनुच्छेद जो 18 देखेगा, इसी के तहत जो भारत सरकार द्वारा जो कि कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब जो अवार्ड हैं, ठीक है, बड़े बड़े व्यक्ति को दिया जाता है। और सेना के द्वारा जो दिया जाता है, देखिए परमवीर चक्र, महावीर चक्र हो गया, वीर चक्र हो गया, तो ये सब जो पुरस्कार हैं बहुत बड़े बड़े लोग सैनिकों को दिया जाता है, जो उस क्षेत्र में मानिए कि कोई पर्यावरण के क्षेत्र में है, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कोई चिकित्सा के मैंने कोई डिफेंस के क्षेत्र में हो,
कोई सुरक्षा के क्षेत्र में हो, उन्होंने अपने उस क्षेत्र में क्या महारथी बना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कर्नल बहुत बड़ा, मान लीजिए कर्नल है, चाहे मेजर है, चाहे सोल्जर है, समझ लीजिए, और वो युद्ध के मैदान में बहुत अच्छा कारनामा किया है, ठीक है। अकेले समझ लीजिए कि 50-100 सिपाहियों को मार गिराया हो, ठीक है, माने एकदम बहादुरी से लड़ा हो, जितने गोली हो सीना पे खाया हो, कभी 1 इंच पीछा नहीं हटा हो, नहीं ये सब बहादुरी का मतलब समझ रहे हैं, शेर। तो उनको सैन्य में क्या दिया जाता है, महावीर चक्र दिया जाता है, परमवीर चक्र दिया जाता है, इस सब अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। भारत रत्न जो है, भारत देखिए ये सब जो भारत रत्न ये सब परमवीर चक्र हो गया, ये सब बहुत कम लोगों को मिलता है, ये मैंने बहुत कम जीवित लोगों को मिला है। ये सब अधिकांश के जो ये सब जो पुरस्कार है मरने के बाद ही मिलता है, क्या मरने के बाद। भारत रत्न हो गया, महावीर चक्र हो गया, परमवीर चक्र, ये सब बहुत कम आदमी के जीवित जी मिलता है ना। और भारत रत्न अगर किसी व्यक्ति को मिल रहा है तो वो अपने आप में एक समझ ले कि डीएम का वैल्यू लेके चलता है, उसपे कहीं आने जाने का, घूमने का, रहने का, प्लेन का, रेलवे का हर एक टिकट फ्री हो जाता है। और उस व्यक्ति को भारत रत्न, भारत रत्न भारत का ये रत्न है, ठीक है, वो कतहूँ आया जा सकता है, किसी भी फ्लाइट में सब जगह घूम सकता है, ठीक है। तो नाम है, आप पहचानिए ना भारत रत्न, जो भारत का रत्न हो, तो बहुत कम लोग को मिलता है बाबू। जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में बहुत अपना पूरा जीवन योगदान में दे दिया, अपना सब कुछ निछावर कर दिया, तो उसे भारत रत्न दिया जाता है। जैसे अभी देखिए कि रतन टाटा को जी को मिला है ना, उनको मरणोपरांत मिला। तभी देखिए लोग कहता है ऐसे कि भारत जो रतन टाटा थे, वो अपने जीवन की आधी कमाई, आधे से बेसी कमाई क्या कहें, लोगों में दान कर दीजिए, ठीक है। और कहते जितना वो दान कर दिए उतना तो अभी बड़े बड़े जो कि बिजनेस व्यापारियों का, बड़े बड़े की बात कर रहे हैं, टॉप 10 की बात कर रहे हैं, नाम किसी को नहीं करना, प्राइवेसी की बात है, उनका अभी तक उतना तो नहीं पहुंचाए उनका थे, ठीक है। तो आप देखिएगा कि भारत में जो भारत सरकार द्वारा दी जाने भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, एम सेना द्वारा दी जाने वाली परमवीर चक्र, महावीर चक्र और चक्र जो कि वीर चक्र पुरस्कार जो है आप देखिएगा इसी आर्टिकल जो कि 18 के तहत दिया जाता है। समझ में आ गया। तो आपको समानता का अधिकार जो कि 14 से लेकर 18 तक आपको बता दिया गया। किसी को डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं स्वतंत्रता का, क्या स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22 तक है, क्या 19 से 22 तक है, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा अनुच्छेद 19 के ए में आप देखिएगा आपको बोलने की स्वतंत्रता, क्या बोलने की स्वतंत्रता है। या जो प्रेस की स्वतंत्रता इसी में है 19 के ए में। जो मीडिया वाला किसी के सामने माइक लगा देता है, गजाक दिन पूछ लेता है कुछ हो ना, चाहे आप ही बोलते हैं किसी से कुछ पूछ लेते हैं, चाहे कोई अफसर हो कुछ हो, तो ये सब आपको कहाँ से अधिकार मिलता है, तो आपको 19 के ए में ये अधिकार आपको दिया गया, ठीक है। बोलने का, पूछने का, प्रेस की स्वतंत्रता, जैसे आपको 19 के ए में है। फिर 19 के बी देखिएगा आपको शांतिपूर्वक बिना हथियार को एकत्रित होने का और सभा करने का अधिकार है। 19 के बी जो आपको अधिकार देता है आर्टिकल 19 के बी, आपको शांतिपूर्ण कहीं पे क्या करें, बिना हथियार के आप आंदोलन कर सकते हैं, ठीक है, किसी चीज़ के लिए हो, लेकिन आप हथियार लेके ये सब लेके हिंसक आंदोलन आप नहीं कर सकते हैं। सभा इसमें आप कर सकते हैं। फिर आप देखिएगा कि अनुच्छेद 19 के सी इसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता, अगर आप किसी कार्य के लिए आप कमेटी बनाना, समिति बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। कोई अपना धार्मिक के लिए, कोई अपना निजी कार्य के लिए, कोई व्यापार के, बहुत अधिक अमूमन बनाता है ना, तो आप बना सकते हैं। तो इसका स्वतंत्रता का अधिकार आपको कौन देगा, 19 के सी देगा। 19 के डी में देखिए कि देश के किसी भी क्षेत्र में आपको आवागमन करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। 19 की डी ध्यान से पढ़िएगा। 19 की डी जो आपके देश में किसी भी जगह पर आने जाने की स्वतंत्रता है। जैसे पूरे भारत में यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र है भारत का,
तो आपको यहाँ पे कहीं भी आपको आने-जाने किसी भी कोना में उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, आप किसी भी कोना में क्या है आ सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, ठीक है। फिर आप देखिएगा अनुच्छेद जो ई क्या है, अनुच्छेद आप देखिएगा 19 के ई में आपको निवास करने की स्वतंत्रता है, यानी बस से जाने की स्वतंत्रता, ठीक है। मानिए कि हम घूमने गए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चाहे आपको जहाँ इच्छा करे ना, कोई केरले गया, कोई तमिलनाडु, कहाँ गया, अगर उनको मन कर दिए कि हाँ हमको ये जगह अच्छा लगा, यहाँ क्लाइमेट, यहाँ के कल्चर, संस्कृति, भाषा, बोल चाल तो अच्छा लगा, तो मन किया कि हम इतने ही रह जाते हैं, तो आप बस से जाइए, क्या दिक्कत है। तो ये भी आपको स्वतंत्रता कौन देता है, 19 के ई में आपको बसने की स्वतंत्रता है। 19 के एफ जो है आपको, जो कि आपको बताया गया है कि पहले हम लोग का 7 मौलिक अधिकार थे, अब हम लोग के 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें आपको देखिएगा संपत्ति का अधिकार अब क्या है, विधि का अधिकार यानी कानूनी अधिकार हो गया है, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे अब हटा के अब संपत्ति के अधिकार को हटा के ये कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये जो अनुच्छेद एफ जो है इसी में क्या था, संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। तब तो ये कानूनी अधिकार हो गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 19 के जी, क्या है अनुच्छेद 19 के जी, इसमें है कि जैसे माने कि अनुच्छेद 19 के डी में क्या था, आपको घूमने का स्वतंत्रता है, मन रच गया तो आप रहने के स्वतंत्र, यानी 19 के ये आपको दे रहा है, ये आप रह जाइए, ताकि आप कहता हूँ रहिएगा तो आपको वहाँ पेट पालन करने के लिए, परिवार चलाने के लिए कुछ तो धंधा बिजनेस या होना चाहिए ना। तो आपको जो 19 के जो जी है, आपको ये अधिकार देता है कि आप जहाँ हैं वहाँ पे आप बिजनेस या जो कि जीविका चलाने के लिए कोई अपना व्यापार बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, या मजदूरी करिए, जो आपका इच्छा लगे लेकिन आप कर सकते हैं, वहाँ आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं की जाएगी। तो जो अनुच्छेद का जी है आपको ये चीज़ का अधिकार देता है, ठीक है। यहाँ ये हम नोट बताए हैं ना, नोट, तो वही है जो कि प्रेस की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 के ए में है, तो आपको हम बताइए दिए है। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं जो कि आर्टिकल जो कि 20 क्या 20 के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम लोग 20 के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि इसमें क्या कि अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संरक्षण में, क्या है अपराधों के लिए आपको दोषी सिद्ध के संरक्षण में है, ठीक है। तो क्या है इसमें कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर अपराध कर दिया, ठीक है, अगर वो गिरफ्तार हो गया तो उसको अगर कोर्ट सज़ा दे सकती है, तो एक गलती की सज़ा उसको एक ही बार मिलेगा, क्या मिलेगा, एक गलती की सज़ा उसे एक ही बार दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिएगा कि आप जैसे मान लीजिए कि जिस समय आप क्राइम कर रहे हैं, जिस समय आप अपराध कर रहे हैं, तो उस समय जो कानून है उसी कानून के तहत आपको दंडित दिया जाएगा, ना कि पहले के कानून, ना कि अभी बना है 30 इसको। लेकिन मान लीजिए कि अभी कोई कानून बनता है, ये चल रहा है, अरे इस समय अगर हम किसी चीज़ को अपराध करते हैं और उसमें अपराध में लिखा गया है कानून में कि अभी जो व्यक्ति ये अपराध करेगा, क्या मान लीजिए कि कहते कौन ऐसा उदाहरण ले लीजिए, तो उसे क्या क्या 3 महीने का दंड दिया जाएगा। इसी अब हम अभी अपराध कर दिए ना, और आज के जो कि रात 12 बजे बाद जो कि इसी अपराध को अब संविधान सभा ने क्या कानून बना दिया है कि अब जो व्यक्ति इसको अपराध किया करेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो कल हमका अब क्या होगा, कोर्ट में सुनवाई होगा, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। तो कोर्ट में सुने तो कोर्ट अभी नहीं कहेगा कि हाँ आज रात के 12 बजे ये कानून बना है कि जो व्यक्ति ये अपराध करेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, नहीं। आप कल के डेट में अगर आप क्राइम किए, ठीक है, तो कल जो कानून था कि आपको 3 महीने के लिए सज़ा मिलेगा, क्या 3 महीने का, तो आपको 3 महीने का मिलेगा, ना कि आपको मृत्यु दंड मिलेगा, ठीक है। तो इसमें बताया गया है जो कि 3 प्रकार का अधिकार देता है आर्टिकल 20 कि अगर आप दोषी हो गए तो पहला जो है आपकी किसी भी व्यक्ति को एक गलती की सज़ा एक ही बार दिया जा सकता है, ना कि एक गलती की सज़ा आप 2 बार नहीं दे सकते हैं उसी गलती को लेकर। दूसरा क्या है कि कोई व्यक्ति को जिस समय अपराध किया है उस समय जो कानून चल रहा था वही कानून के अधिकार के आप थ्रू आप उसको दंडित करेंगे, ना कि पहले के ना ही अभी वाला जो उस समय
उसको जो राइट क्राइम किया था उसी समय जो कानून चला था उसी दंड दीजिए, ठीक है। और तीसरा जो आप देखिएगा, या अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, क्या है तीसरा, अगर कोई व्यक्ति अगर दोषी है तो इसको अपने विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसे बाध्य नहीं कर सकते हैं। क्या बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने किसी को अपने विरुद्ध कोर्ट में गवाही देने के लिए आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। तो इतना 20 समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी आपको प्राण का भी रक्षा है और आपका शारीरिक भी रक्षा है, ठीक है। आपको सिर्फ जो कि विधि द्वारा स्थापित जो कानून है उसी के द्वारा आपको दंडित किया जा सकता है, अन्यथा आपको क्या है कि आपको भी अपना अधिकार नहीं कि आप अपना प्राण ले सकते हैं, यानी आप अपना खुद खुशी नहीं कर सकते, यानी आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप आत्महत्या कर रहे हैं, अगर आपको दोषी करार जीवित बच गए, कोर्ट आपको बुला लिया या कोर्ट जान गया, तो आपको बढ़िया सज़ा सुना देगा, 3-4 साल के लिए जेल में कह देगा जा बैठा होता ही है, ठीक है। तो इसलिए प्राण एवं देह की स्वतंत्रता आपको क्या है, आर्टिकल 21 कहता है कि आप खुद नहीं, आपको सिर्फ जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं, ठीक है। अगर आप कोई गलती जीवन में नहीं करिए तो आपको कोई नहीं मार सकता है, ठीक है। समय आने पर तो सबको जाना है बाबू, वो तो सबको पता है कि एक ऐसी रात आएगी जिसका कोई सवेरा नहीं होगा, ठीक है। तो एक वो बात है कि सच है कि आप खुद खुशी नहीं कर सकते हैं, बस हमारा प्राणिक स्वतंत्रता इसी में है कि सरकार क्या है कि आपको स्वच्छ हवा, स्वास्थ्य इस सब की उपलब्ध कराएगी। उसका देख लेता हूँ 21 के क, हाँ, 21 के क में लिखा है कि राज्य सरकार 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को, समस्त बच्चों को क्या निःशुल्क शिक्षा देगी, ठीक है। क्या करेगी, समस्त जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, क्योंकि आप प्राथमिकता से लेकर आप देखते हैं कि अभी मैट्रिक तक क्या है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। उसमें आपको पढ़ने, खेलने, कूदने, खाने पीने हर एक चीज़ की व्यवस्था, साइकिल की सब मिलता है ना। उसका आप देखिए, तो हम लोग आर्टिकल 22 को पढ़ लेते हैं। इसमें लिए कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण, यानी कुछ ऐसी दर्शाया गया है जहाँ आपको बिना बताए आपको गिरफ्तार अगर बड़ा बाबू कर रहे हैं, ठीक है, क्या है, बड़ा बाबू आपको बिना देखे गिरफ्तार कर रहे हैं, तो बड़ा बाबू के ये बताना होगा क्या कि बड़ा बाबू को आप पूछ सकते हैं उनसे कि हाँ आप किस अपराध में आप हमको क्या कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, नोटिस दिखाइए, उन्हें आप कारण जानने का आपको अधिकार है, ठीक है। तो ये कौन देता है, तो आपको 22 जो कि आर्टिकल 22 है वो आपको अधिकार देता है कि अगर बिना आपको नोटिस वोटिस दिए अगर कोई आपको क्या करें, गिरफ्तार कर रहा है, तो आप उनसे नोटिस क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आप किस जुर्म में, किस अपराध में उनको आप गिरफ्तार करें, आपको पूछने का अधिकार है, ठीक है। फिर आप देखिएगा कि तीसरा जो है आप देखिएगा कि तीसरा में है कि कम से कम उसको अगर आपको गिरफ्तार किए 24 घंटा हो गया, या मान लीजिए कि अभी आपको 12 बजे गिरफ्तार किया गया, तो कल 12 बजे से पहले थाना प्रभारी को किसी जो कि दंडाधिकारी यानी जस्टिस के पास क्या करना है, उनको पेश करना होगा, ठीक है, यानी 24 घंटे के अंदर, यानी उसमें टाइम को नहीं जुड़ाता है। देखिए जो आने जाने के समय है, जो आपको ले जाया जा रहा है, ले आया जा रहा है, वो टाइम उसमें काउंट नहीं होता है, 24 घंटा में वो टाइम काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आने जाने के टाइम को छोड़कर उसके बाद जो 24 घंटा पूरेगा उससे पहले आपको किसी दंडाधिकारी के समक्ष क्या है, आपको पेश करना जरूरी है। अगर नहीं पेश कर पाते हैं तो उनसे जज साहब पूछें कि रीजन बताइए, कारण क्या है, क्या है, कारण बताना पड़ेगा। तो थाना सब तेज होता बता देता है ना कि हाँ गाड़ी पंक्चर हो गया था, मानिए कि क्या था, गाड़ी में तेल खत्म हो गया था, मतलब कुछ ऐसा
बहाना जाम में फँस गए थे, फलानी जगह हौ चीज़ हो गया था, कोई ऐसा बहाना ढूँढ के बता देते हैं ना। तीसरा आप देखिएगा कि अगर आप माने कि अब गिरफ्तार भी हो गए, कोर्ट में भी पेश हो गए, तो आपको तीसरा जो अधिकार मिलता है, उसे अपने पसंद के वकीलों से सलाह लेने की आज़ादी है या रखने की आज़ादी है, ठीक है। तो आप अपने मनपसंद के वकीलों से रख सकते हैं, उनसे बात विचार विमर्श कर सकते हैं, आप किस केस में हैं ये सब जान सकते हैं उनसे, उनसे कैसे निकलना है इस मुद्दे पर बात कर सकते, या वकील साहब से अपना केस क्या है कोर्ट में लड़वा सकते हैं, आपको बेल कैसे मिलेगा ये सब बात अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आपको हम यहाँ तक बता दिए, समझा दिए, जो कि मौलिक अधिकार में हम लोग के 6 प्रकार का मौलिक अधिकार था, जिसमें आपको हम 2 प्रकार के बता दिए, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद आपको हम पढ़ा देंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, और जो है उसके बारे में आपको पढ़ा दे दें ना। शोषण के विरुद्ध बच गया है, धार्मिक स्वतंत्रता बच गया है, संस्कृति और शिक्षा के संबंध में बच गया है, और उसके बाद संवैधानिक उपचार यानी रीट के बारे में, तो वो सब हम लोग आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सभी को जय हिंद, जय श्री राधे राधे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।